ईरान और इसराइल का एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी फौज की जानिब से इसराइल के हमले रोकने के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी कहा है कि फ़िलहाल ईरान पर हमले रोके जा रहे हैं, ताहम हिजबुल्लाह और ईरान से लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक से फौरी तौर पर हमले रोकने का भी मुतालबा किया था। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान के साथ मज़ाकरात में है, लेकिन अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरानी इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मफाद में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है कि अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए मज़ाकरात जारी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। दोनों जमातों के दरमियान बड़ी बैठक, बजट साजी पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की पेश करदा बजट तजावीज़ मंजूर कर ली। बाज़ काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और हुकूमती आला सतह वफ़ में मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद भी दी। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा किया है, जबकि कम अज़ कम उजरत 60,000 करने की तजवीज़ भी दी है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और PP की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। इत्तेहाद PDM तर्ज पर होगा, जिसमें वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। ज़राए के मुताबिक वजारतों की तकसीम का 60-40 का फार्मूला तय होगा। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पीपल्स पार्टी ने 10, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 4 और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने GBA 16 के 3 पोलिंग स्टेशनों की पोलिंग कलअदम करार दे दी। गेची, थोरखाया और BHU थोरसरी पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल के आलमी कप के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी। फुटबॉल के दिल दादा मेगा इवेंट शुरू होने के मुंतजर अपनी अपनी पसंदीदा टीमों के चैंपियन बनने की तमन्नाएं। मेगा इवेंट में पहली बार 48 टीमें और 1248 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 10 मकबूल तरीन अखबार की लिस्ट जारी कर दी गई है। गुलकारों की पुरजोश परफॉर्मेंस के साथ शायकीन खेल की फेवरेट टीमों को सपोर्ट ने लुत्फ दुबाला कर दिया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस से सजी वीडियो में उनके खेल से वालिहाना मोहब्बत और जुनून काबिल रीत है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। सुबह इस वक्त तो मौसम मुनासिब महसूस हो रहा है, लेकिन मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने खबरदार भी किया है कि 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। और सिंध और जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से जो है वो 8 से जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। बल्कि मौसम का हाल बताने वालों ने यह भी कहा है कि 11 जून से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश भी हो सकती है। बिल्कुल, और गर्मी की शिद्दत में वक्ती तौर पर कभी भी आएगी। दुनिया भर के मौसम की इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो दुनिया भर में ही मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल है वो सिनेरियो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है। फिलिपाइन जाना जाता है ज़लज़ले की वजह से। अभी भी जनूबी फिलिपाइन में आने वाले 7.8 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। शदीद झटकों के बाइस इमारतें ज़मीन बोझ हो गई हैं। हलाकतों की तादाद 35 बताई जा रही है, जबकि 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसके साथ साथ हुकाम ने मुतासरा इलाकों में 10,000 से ज़्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया है, क्योंकि ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलिपाइंस में तकरीबन हर दिन 35 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। अलोन 2024 में तो 581 ज़लज़ले आए थे 2023 में, और 24 में सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं वल्नरेबल मुल्क करार दिया गया फॉर द फैक्ट कि यहाँ इतने ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। खैर, कुछ खेल की भी बात कर लेते हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान के तजर्बाकार फास्ट बॉलर हसन अली ने T20 क्रिकेट पे नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वाइटैलिटी ब्लास्ट में लेसेस्टरशायर के खिलाफ मैच में हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की हैं, और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा संग मील अबूर करते हुए T20 क्रिकेट में
तेज तरीन 300। एब्सोल्युटली। और बर्मिंघम से खेलते हैं हसन अली। बर्मिंघम से कल उन्होंने 6 विकेटें बनाकर अपना भी करियर बेस्ट दिया और डर्बीशायर के अगेंस्ट उन्होंने ना सिर्फ हैट्रिक बनाई बल्कि बर्मिंघम बेयर्स को एक अच्छा स्टार्ट भी दे दिया। तो इस तरह से ये बड़ा ही बेहतरीन हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बेहतरीन बॉलर हसन अली ने ये कारनामा सिर्फ 245 मैचेस में अंजाम दिया है और अफगान स्पिनर राशिद खान का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया जी है। बिल्कुल। और राशिद खान भी एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन राशिद खान ने 350 विकेटों का हिस्सा 251 मैचेस में ये अबूर किया था, लेकिन हसन अली की पोजीशन अगर देखी जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली। इस तरह की लीग्स जो होती है वो प्लेयर्स को कम प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करने का भी मौका दे दे। खैर इसके ऊपर तो बात होती ही रहेगी, क्रिकेट का जिक्र रहता है। लेकिन इसके अलावा व्हाट्स न्यू फॉर यू, ये है ओपरा सिंगर जिनका नाम है सायरा पीटर, जिन्होंने ओपरा में परफॉर्म किया। एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ इन्होंने परफॉर्म किया और आलमी शोहरत याफ्ता ओपरा सिंगर सायरा पीटर, जिन्होंने एक बड़ा एजाज़ अपने नाम किया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे इनके बारे में एक्सपीरियंस वो है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनके लिए कैसा था। जी बिल्कुल। और अभी हम लोग आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद अब सिफारती कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही हैं और ईरान ने इसराइल के खिलाफ मज़ीद हमले रोकने का भी ऐलान कर दिया, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जबकि इसराइल ने भी अमरीकी दबाव और सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल करने का इंदिया दिया है। बिल्कुल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका से मुआहदे को हतमी देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। एट द सेम टाइम ईरान ने भी ये कहा है कि वो इन मामलात को हल तो करना चाहता है, लेकिन जो सीज़ फायर है लेबनान के साथ और फिर अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो फिर सीज़ फायर नहीं हो सकता, अमन कायम नहीं हो सकता। इसी पर बात करते हैं। साबिक़ सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, जौहर सलीम साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इस पूरे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हर बदलते दिन के साथ सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। कल तक हमने देखा कि इसराइल की जानिब से जवाबी वार किए गए और ईरान ने अपनी बका के लिए उन हमलों को किया और एक दफ़ा फिर से ये कहा कि आप लेबनान पर अपनी फायरिंग जो है उसको रोके, गोलाबारी को रोका जाए। व्हाट डू यू थिंक ये सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा बयान की बाद किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जी देखें, बिल्कुल इस पर मैं कह चुका हूँ कि अब दोनों जो इस वक्त फरीक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दे इंचिंग टुवर्ड्स एक एटलीस्ट इनिशियल फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक एमओयू की सूरत में भी हो सकता है और फिर उसके बाद एक 30 से 60 दिन का जो है वक्त होगा मजीद मुज़ाकरात के लिए, जिसमें बाकी सारे अमूर तय होंगे। अब उसमें मसला क्या आ रहा था कि देखें ये जो है, और इस पर बारहा मैंने कहा कि ये क्रिटिकल जो इशू है वो न्यूक्लियर का ही है, जिसमें कि वो जो 440 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम है वो बहुत अहम है। फिर सस्पेंशन का मामला कि जी वो जीरो एनरिचमेंट कितने अरसे के लिए वो नहीं करेंगे एनरिच, बिल्कुल वो तो शायद बाद में भी तय हो जाएगी। लेकिन ये अमेरिकन चाहते थे कि जो अफसूदा यूरेनियम का मामला है जो 60% ईरान के पास वो जो उनकी नातांज और अफसूद फरदो और इस्फहान की साइट्स में दबा हुआ है उसको फौरी तौर पे जो है कम से कम असूली तौर पे हल कर किया जाए। अब ईरान की तरफ से जाहिर है डिमांड ये थी और उस पर मैंने कहा था बारहा कि जी ईरानी जब तक उनको कोई अपफ्रंट कोई अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स नहीं मिलेगा वो एक मुआहदा नहीं करेंगे। और अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, उनके जाहिर है जो है आपने देखा कि जो है ना हाईएस्ट लेवल से जो चीफ नेगोशिएटर हैं उनके बाकिर कालेबाफ, उन्होंने भी ये कह दिया कि जी वो बल्कि उन्होंने $24 बिलियन का जिक्र किया। तो देखिए अब मसला इस वक्त अटका हुआ थोड़ा सा एक सीक्वेंसिंग पे। ईरानी चाहते हैं कि जी जब भी अगर कोई इब्तिदाई एक एमओयू हो उसी वक्त उनको वो जो है ना अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स वो रकम उनको मिले, जो कि इस वक्त है मशरिक़ वुस्ता के कुछ मुल्कों के बैंक्स में उसमें से कुछ है और वहाँ से अनफ्रीज होनी है। दूसरी तरफ अमेरिकन कहते हैं कि जी नहीं, पहले आप ये जो 7% अफसूदा यूरेनियम है इसके मामले में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमारे दरमियान तय पाएगा फिर हम रिलीज करेंगे। तो एक तो ये बहुत अहम मामला है। फिर इसके साथ ही साथ अबना हुर्मस की बात है कि अमेरिकन कहते हैं कि जी जो पोजीशन पहले थी इस जंग से उस पर वापस आए। ईरानियंस कहते हैं कि नहीं हम अनब्लॉक तो करेंगे लेकिन हम रेगुलेट करेंगे उसको, वो हमारे डेजिग्नेटेड राउट से जाएंगी, शिप्स जो हैं हमारी इजाजत से जाएंगी। तो वो भी एक ऐसा इशू है, हालांकि वो मेन इशू तो नहीं था लेकिन ईरानियों के लिए तो एक बहुत बड़ा लेवरेज पॉइंट था
पर ईरानी लेवरेज को जो है ना, ईरानी लीडरशिप उस लेवरेज को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वो समझते हैं बहुत अहम है उनके लिए। तो इसलिए वो भी एक इशू बन गया है। फिर सैंक्शंस रिलीफ, ईरानी चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे जैसे ही एक मुसव्वदा कोई अगर साइन होता है, साथ ही उनको सैंक्शंस रिलीफ मिले, यानी कि वो अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच सके। अमेरिकन चाहते हैं कि वो बतदरीज हो, ताकि वो वेरिफिकेशंस हों, जब जब वो अमल करें, वो जो न्यूक्लियर पे जो चीज़ें आपस में अंडरस्टैंडिंग जो सी है उसकी बेसिस पे जो भी तय पाएं उसको इम्प्लीमेंट करें, तो फिर वो उनको बतदरीज मिले। तो ये इस वक्त मामलात हैं जो, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो प्रॉक्सीज की बात है, जो मिलिट्री ड्रॉ डाउन है, वो सारी चीज़ें तो फिर वो 30 और 60 दिन की जो इसके बाद पीरियड शुरू होगा उसमें डिस्कस होंगी। लेकिन ये फौरी मामलात हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ दोनों साइड्स करीब हैं इसके काफ़ी। और देखिए, मैंने इस पे पहले भी कहा था, क्योंकि ये बात हुई थी कि जी लेबनान का जो मामला है, मैंने कहा था कि लेबनान का मामला इसको पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा। और देखें इरानियों ने क्या किया उस पे, उन्होंने उसको अलग से जौहर रिजॉल्व साहब, करने आपको की क्या कोशिश लग की। रहा है कि लेबनान की जो सूरत हाल है, ऑब्वियसली हमें ये पता है कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि अगर लेबनान की तरफ मुसलसल सिलसिला रहा गोलाबारी का तो इस पर मज़ीद बात नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त ईरान की जो अपनी सूरत हाल है वो भी बहुत क्रूशल है। लेट्स से इसराइल वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता लेबनान के मामले पर, तो क्या ये जंग मज़ीद बुरे से बुरे होती चली जाएगी, या फिर ईरान पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा? जी, मैं बिल्कुल इसी पे, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लेबनान के मामले पे एक वक्त में ईरान ने कहा था कि जी वो इस्लामाबाद वाले मुज़ाकरात में नहीं आएंगे जब तक लेबनान पे सीज़ फायर नहीं होगी, लेकिन बाद में आ भी गए। अभी भी जो ईरान ने किया, ईरान ने देखें, उन्होंने जब मिसाइल अटैक किए हैं इसराइल के ऊपर, जब उन्होंने दोबारा से हमला किया बैरूत के नवाही इलाकों में, तो उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि जी उस मामले को वो अलग से भी डील कर सकते हैं। राइट। लेकिन वो मेन जो मुज़ाकरात हैं उसको उन्होंने नहीं सबोटाज होने दिया, जो कि इजराइल की कोशिश है। इजराइल तो चाहता है कि वो सबोटाज हो जो मेन मुज़ाकरात हैं। तो इसका मतलब है, ये मैं समझता हूँ, ये समझदारी का मुजाहरा है कि ईरान उस मामले को अलग रख रहा है थोड़ा सा इससे। ठीक है, उनकी ये बिल्कुल कंडीशन है कि जी सारा कुछ इकट्ठा हो, लेकिन साथ ही साथ वो जो है ना उसको मेक और ब्रेक, और मैं ये इस पे पहले कहा भी था, अभी कल ही मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मेक और ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए ईरान ने उसको सेपरेटली रिजॉल्व करने की कोशिश की है कि जी उसको कि अगर वो उधर उस पर करेंगे तो हम अलग से रिटेलिएट करेंगे, लेकिन मेन जो नेगोशिएशन है उसको हम ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे, अच्छा, इस जो कि मैं हवाले से समझता हूँ अच्छी स्ट्रेटेजी है। जी जौहर सलीम साहब, इस हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है उसके भी काफ़ी सताइश की जा रही है, ना सिर्फ ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ईरान के जो मंदूब थे उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी सराहा है और पाकिस्तान की कोशिशों की काफ़ी तारीफ़ की है। देखिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, किसी को पूरी दुनिया जो है ना उसकी मोतरफ है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल मौकों पे जो है ना, जहाँ पे ये प्रोसेस पूरा ब्रेक डाउन हो जाता, वहाँ पे पाकिस्तान ने ही जो है ना मुसलसल, एक तो खैर जो है मीडिएशन करता रहा, बल्कि अब तो एक मीडिएशन प्लस इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। तो और दूसरी बात है, ऐसे मौकों पे जब बहुत ही क्रिटिकल मौकों पे लगा कि सारा प्रोसेस ब्रेक डाउन हो सकता है, उस वक्त पाकिस्तान ने फिर हर बार एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। कभी फील्ड मार्शल वहां पे गए, कभी उन्होंने अपने ये मंदूब के तौर पे भेजा जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर को, कभी टॉप लेवल पे जो है वज़ीर-ए-आज़म की बात हुई ईरानी सदर से। तो बहुत ही क्रिटिकल मौकों पे पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस को बचाया। और जो है ना फिर, और जाहिर है कि जिस वक्त ये डायरेक्ट टॉक्स तो हो नहीं रही, बिलवास्ता हो रही हैं, और वो बिलवास्ता पाकिस्तान के थ्रू ही होती रही हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेजेस इधर से उधर पहुंचा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है दोनों साइड्स में। दोनों तरफ पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं, और क्योंकि उनका आपस में ट्रस्ट नहीं है, तो वो जो ट्रस्ट गैप है उनके बीच में, पाकिस्तान उसको फिल करता है बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स पे। तो इसलिए इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान जो अभी जिस वक्त डिप्लोमेसी चल रही है, और अगर ये प्रोसेस जो है ना कम से कम जो इब्तदाई MOU की हद तक कामयाबी की तरफ पहुंचता है, तो वो उसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का ही होगा। जी बिल्कुल। जौहर सलीम साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब। और इसमें कोई शक, नेगोशिएशन के जो मामलात हैं, इस्लामाबाद टॉक्स ने उस हवाले से काफ़ी किरदार अदा किया, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अमन का सफ़ीर है और पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशां हैं। बिल्कुल, अब बात करेंगे, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, कि वाकई पीपल्स पार्टी को किसी इत्तेहादी की जरूरत होगी या नहीं, आफ्टर दिस ब्रेक।
बैक अगैन और अब हम बात करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में इंतखाबात के हवाले से। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 10 सीटों के साथ सबसे आगे है। नून लीग के पास 4 नशिस्तें हैं और 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि इंतखाबी नताइज के बाद सियासी रद्द अमल भी सामने आ गया है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी और ये एक बहुत अच्छी रिवायत है पाकिस्तान की जमहूरियत बिल्कुल, के उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भी शाबाश दी और इंतखाबात को मजमूई तौर पर अमन और शफाफ करार दिया है। एट द सेम टाइम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नताइज को जो है वो मुस्तरद किया है और धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। उनका मानना ये है और वो दावा कर रहे हैं कि 8 नशिस्तों पर उनको वाज़े बरतरी हासिल थी और उन्होंने इन नशिस्तों पर जीत का दावा किया है। फजल वदूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट करेंगे कि क्या सूरत हाल है। फजल, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल बनी है। अब तो जो नताइज आए हैं उसमें थोड़ी सूरत हाल और वाज़े हो गई है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को फिर भी नून लीग की ज़रूरत पड़ सकती है या आज़ाद उम्मीदवारों की भी, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने 10 नशिस्तों की बात की तो इसको मैं ज़रा करेक्ट करता चलूँ कि अभी तक एज़ पर कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं 9 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आला हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 8 सीटें हैं। और इसी के साथ आगे मैं लेके चलता जाऊँ कि कल तक हमारे पास भी यही डेटा था कि 10 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और 6 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। मगर जैसे ही वक्त आगे चलता जाता है, लम्हा बलम्हा जो है वो सिचुएशन और जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। जैसे कि कल हाफिज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने जो है प्रेस ब्रीफिंग में अपने कहा कि 6 सीटें हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और 2 जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे उनको सपोर्ट जो है वो सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त तक जो है वो 8 सीटें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और कमर ज़मान कायरा साहब के बात को मैं कोट करता हुआ चलूँ कि उन्होंने 9 सीट्स का कहा, तो इस वक्त जो मुकाबला है सीट्स का इन रिजल्ट्स के मुताबिक वो बिल्कुल जो है मद्दे मुकाबिल एक दूसरे के ये आ गई हैं दोनों जमातें, क्योंकि इस वक्त अगर 9 कमर ज़मान कायरा साहब ने जैसे कहा कि 9 सीट्स हैं तो 1 सीट की बरतरी इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है। हालांकि कल तक ये लग रहा था जैसे सिचुएशन हमारे सामने आती गई कि 10 सीट्स का, तो तब तक यही था कि ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अकेली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उनको बहुत बड़ा चांस है कि वो अकेले जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे अपनी पार्टी के तहत। बट बाद में जैसे रिजल्ट्स आते गए, और इसी के साथ एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ, ये रिजल्ट्स जो मैंने बताया ये तो तकरीबन जो अनऑफिशियली हैं वो सामने आ चुके हैं। बाकी कुछ हलकों में जो है इश्यूज की वजह से जो है फजल वदूद डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जब सरकारी नताइज आते हैं तो वाकई नंबर्स क्या सामने आते हैं। बहरहाल मीनवाइल पीपल्स पार्टी नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार क्या सोच रहे हैं ये जान लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार अब्सा कोमल साहिब हमारे साथ मौजूद है। अब्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी अक्सर हलकों की जानिब से हैरत का भी बाइस बन रही है। शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेंटर ही यहाँ पर भी हुकूमत बना पाएगी। क्या लग रहा है, ये एक अपसेट है या एक्सपेक्टेड विन है? मेरे ख्याल से इतनी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी तवील कैंपेन भी की। बिलावल भुट्टो काफ़ी दिन वहाँ पर मौजूद रहे, ख़ुद आसिफा भुट्टो भी उसके लिए गई और उनके लिए खुलकर कैंपेन करने के हवाले से कोई पाबंदी भी नहीं थी। सो इसलिए, और दूसरा एक प्रेजेंस रही है पीपल्स पार्टी के हक़ में, सेंटिमेंट वहाँ पर रहा है। गिलगित के हवाले से जो अहम फ़ैसला साजी है वो माजी में पीपल्स पार्टी ने ही की और एक ख़ास तवज्जो भी हासिल रही है। सो जो उनकी कैंपेन थी वो काफ़ी उस हवाले से थी जो गिलगित के अवाम के असल मसाइल हैं। जिस तरीके से हमारे सियासतदान जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बात करते हैं, हर मसले की दुरुस्त निशानदही करते हैं, लेकिन बाद में अगर वो इक़्तिदार में आ जाएं तो उसका हल नहीं निकालते। तो हमें देखना होगा कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत संभाल कर तो उन तमाम मामलात के ऊपर, तमाम वादों के ऊपर अमल दरामद भी करती है या नहीं, लेकिन बड़ी एक बुलंदो बांग किस्म की उनकी कैंपेन थी। आई थिंक उसका ये असर है और एक सेंटिमेंट जो वहाँ पर पाया जाता है पीपल्स पार्टी के हक़ में, वो सब्सिडाइज गंदम जो उनको हासिल हुई माजी में पीपल्स पार्टी ही के दौर में, फिर उसके अलावा
अलावा भी जो अहम फैसला साजी कुछ हुई है उनके हवाले से, उसके हक में डर ऐसा लगता है कि वो मोबिलाइज हुआ। और फिर अपोजिशन, हाँ, इस हवाले से भी गैर मामूली ज़रूर है कि यहाँ पर विफाक में इस वक्त नून लीग हुकूमत में है, लेकिन उनके इत्तेहादी को इलेक्ट करना, गिलगित की जो रिवायत रही है इससे पहले विफाक में जो होता है वो उसी को हुकूमत वो बना पाता है गिलगित में, तो उन्होंने उस पर प्रेफर किया है इत्तेहादी को। सो ये नून लीग के ख़िलाफ़ ज़रूर जो उनके फ़ैसले हैं, मौशी फ़ैसले हैं, उन सब हवालों से मेरे ख्याल से उनके लिए ये सोचने का मुकाम है। आई रियली वांट टू आस्क, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना, आप इसे क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहेंगे? एक अच्छा शगुन है, और क्या मुस्तकबिल में गिलगित बल्तिस्तान की हद तक अगर बात करें तो दोनों पार्टीज़ में कोई मुमकिना इत्तेहाद आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तक तो पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट जो लोग कैंडिडेट्स जीते हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए है। अभी तक उनकी तरफ से तो ऐलान नहीं किया गया कि वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन तारीफ़ करनी चाहिए जमहूरी माशरों के अंदर अगर शफाफियत इलेक्शन की जो अमल है उसकी शफाफियत के हवाले से आपको यकीन हो तो तब तो आप मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है PTI, उनके तो इस इंतखाबी जो अमल है उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। सो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यकीनन एक दूसरे की अपोजिशन का किरदार तो इस कैंपेन में अदा किया, लेकिन अब आगे बजट भी पास करना है नून लीग को, तो लिहाजा उसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए बज़ाहिर मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी को, और यकीनन बजट के हवाले से जो सपोर्ट दरकार है उसके हवाले से दोनों एक दफ़ा फिर से सियासी तरीक़ाकार के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता बिलावल भुट्टो ने इस कैंपेन का जो महवर बनाया वो वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद को ही बनाया था। अच्छा, ये बताइएगा कि इंतखाबात में किसी न किसी पार्टी की तरफ से धांधली के इल्ज़ाम तो सामने आते ही रहते हैं। PTI ने भी नताइज को मुस्तरद किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भी 8 नशिस्तें हम लोगों ने जीती हैं, तो इस दावे को इंतखाबी शफाफियत के तनाजुर में किस तरह से जांचा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के हवाले से इतने सारे इल्ज़ामात रहे हैं, हर दौर में रहे, और आम इंतखाबात के हवाले से भी बहुत से ऐसे जो इल्ज़ामात हैं PTI के, उसकी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है बाकायदा जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि ये इल्ज़ामात गलत हैं या दुरुस्त हैं। सो इसीलिए जो शफाफियत है इंतखाबात की वो बड़ा एक हसास मौजू होता है, लेकिन हमें बज़ाहिर जब ये नज़र आता है कि एक सियासी जमात को वहाँ पर एक्सेस ना दी जा रही हो, सूबा बदर किया जा रहा हो, तो तब उनके पास भरपूर उनको ये मौका मिल जाता है कि वो बड़े बड़े क्लेम्स करें। हालांकि यहाँ पर कभी भी किसी कोई अपोजिशन की जमात तो हमने देखा कि हुकूमत नहीं बना पाई है, तो इसीलिए PTI जिन हालात में है मुल्क भर में, तो उनका कुछ चांस तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उनके ऊपर पाबंदी, उनको उस तरीके से मौका नहीं दिया गया दीगर जमातों की तरह यहाँ पर कैंपेन करने का, तो वो ये कह सकते हैं और वो इलेक्शन के नताइज पर भी सवाल उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अफसा, इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 7 नशस्तें हासिल की हैं, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान में जो रवायती जमाती सियासत है उसको कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रही है, या उसकी एक कोई इंडिकेशन है, और यू थिंक कि आज़ाद उम्मीदवारों की अपनी अहमियत है? जी बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी इन्हीं की तरफ पीपल्स पार्टी को 3 चाहिए होंगी, सीट्स चाहिए होंगी, तो उसके लिए ऑपोजिशन वो इस वक्त आज़ाद अरकान की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन यकीनन ये जो हमारे मुल्क में सियासी बदलते हुए रुझानात हैं, हमने आम इंतखाबात में भी देखा कि एक सियासी जमात के पास कॉमन सिंबल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए उनको लोगों ने पहचाना कि वो जिस जमात को सपोर्ट करते हैं ये उसी के उम्मीदवार हैं और उनको वोट दिया। सो इसी तरीके से हमें बदलते हुए इंतखाबी ट्रेंड्स पाकिस्तान में नज़र आते हैं, और गिलगित में ख़ास तौर पे जो बरादरी का वोट है, जिस शख्सियत से वो वाकिफ़ हैं उसके हवाले से ही वो अपना वोट देते हैं। तो आज़ाद अरकान भी इनमें वो पॉपुलर लोग थे जो इलेक्टेबल्स हैं और उनको वोट दिए गए। लेकिन ये ज़रूर जो हमें नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में बदलते हुए इंतखाबी रुझानात नज़र आते हैं वो हमें यहाँ पर भी ज़रूर नज़र आया। ठीक है अफसा कोमल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विल सी कि अब फ्यूचर क्या है गिलगित बल्तिस्तान का, क्या एक इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है या नहीं। वी विल टेक अ लिटिल बिट ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगेन। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की, और गर्म मौसम की। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रह सकती है और सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत
6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं, तर्जुमान महकमे मौसमियात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह बखैर। हमारी सुबह तो इधर कराची में बहुत ही गर्म हो रही हैं और हम पूरे दिन उम्मीद करते हैं कि मौसम कब ठंडा होगा। ये 6 से 8 जो हीट वेव बताई जा रही है, ये हीट वेव कहाँ कहाँ होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मोस्टली तो बात आपने बता दी कि सिंध समेत सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा होने के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान सिंध के कुछ इलाकों में दर्जे हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। अगर हम पर्टिकुलर कराची की बात करें तो कराची में आज तकरीबन 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्टेड होगा। समंदरी हवाएं भी होंगी जिसकी वजह से नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा और नमी ज़्यादा होने की वजह से जो फील्स लाइक या महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो ज़्यादा होगा। ये सिलसिला जो है जुम्मे या हफ्ते तक बरकरार रहेगा। सही, तो इसमें कोई कमी मुतवक्के है, कोई बारिश का इम्कान, कोई खुशखबरी कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए? देखें, फिलवक्त कराची में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, ताहम हफ्ते से जो ये हफ्ता या एतवार से जो है मौसम दोबारा नॉर्मल पेस में आना शुरू हो जाएगा। वही टेम्परेचर की रेंज जो 35-36 होती है उसमें टेम्परेचर वापस आ जाएंगे। राइट। अंजुम साहब, ये भी बता दीजिएगा कि एनडीएमए का अलर्ट है, लैंड स्लाइडिंग भी है और बारिशें भी अपर एरियाज़ में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, खास करके जो टूरिस्ट जाते हैं अपर एरियाज़ में जून जुलाई में, तो खास तौर पर लोग ज़रूर विजिट करते हैं? देखें, फिलवक्त तो आज और कल तो मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और किसी किस्म की बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। ताहम तपिश ज़्यादा होने की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से जो है जो मेल्टिंग रेट ऑफ ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आप जिसको कह सकते हैं कि पहाड़ी सैलाब जो होता है, जो अपने साथ मड और पत्थर लेकर आता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो जाती है और वो जो नालों का जो पॉइंट है जहाँ से रोड गुजरता है उसको ब्लॉकेज कर देता है। वो सिलसिला तो बरकरार रहेगा और एक कमज़ोर मगरबी सिलसिला एक्सपेक्टेड है 11 या 12 तारीख से मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करेगा। और अगर आप बात करते हैं जून जुलाई अगस्त की, जो पर्टिकुलर जो हमारे पास रेनी सीज़न होता है, तो उस दौरान जो है एक्सपेक्टेड तो यही है कि मुल्क के इंतहाई बाला इलाकों में बारिश के जो स्पेल्स हैं वो वक्फे से रहेंगे और इस दौरान जो लैंडस्लाइड्स या इस किस्म की सिचुएशन है वो भी डेवलप होती रहेगी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि गर्मी का ये जो ख़ास तौर पे अभी जो सिलसिला चल रहा है, ये कब तक बरकरार रहेगा? मतलब कब तक कराची वाले जो है वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन जी, गर्मी का मौसम है और गर्मी में अगर गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा। हाँ। जून जो है वो, मई और जून जो है वो गर्म तरीन महीने होते हैं कराची के लिए। जुलाई से ऑफ कोर्स जब मॉनसून आता है तो कुछ क्लाउडी जब स्पेल्स होते हैं, जो क्लाउड्स आपके स्काइस पर मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से मौसम कतरे बेहतर होता है। लेकिन हर साल की तरह सिचुएशन ऐसी ही होती है, नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। हम बहुत ही पिछला साल भूल जाते हैं। और दूसरी बात यह कि इस साल जो है वो बारिश के इम्कानात कतरे कम हैं, मामूल से कम बारिशें नज़र आ रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बारिश के स्पेल्स हो सकते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है या क्वांटिटी है वो मामूल से कम रहेगी। यहाँ पे हम लोग लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा, मुलाकात कर। वेलकम बैक अगैन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करने जा रहे हैं अदाकारा मोमिना इकबाल और रुकने पंजाब असम्बली साकिब खान चढ़ केस के हवाले से, जिसमें कई नए इंकशाफात हुए हैं। मोमिना इकबाल ने साकिब खान पर धोखे और हिरासानी के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद उन्हें FIR उनके खिलाफ काटी गई, केस हुआ और उनको टेम्परेरी बेल मिल गई। गुज़िश्ता दिनों साकिब चढ़ और उनकी अहलिया सुमैरा खान ने भी NCCI में अपना बयान जमा करवा दिया है। अच्छा, उन्होंने ये कहा, साकिब खान का ये कहना था कि मोमिना को उनके शादीशुदा होने का पहले से इल्म था। उन्होंने मोमिना पर करोड़ों रुपए मालियत के गिफ्ट लेने के अलावा मोमिना की बहन रिमशा इकबाल पर भी लाखों रुपए लेने के इल्ज़ामात आयद किए। मोमिना इकबाल गुज़श्ता हफ्ते निकाह कर चुकी हैं और उनका कहना है कि जब उन्हें साकिब की शादीशुदा होने का इल्म हुआ तो वो पीछे हट गईं।
और उसके बाद की अब जो सूरत हाल है, मामलात कुछ इस तरह से है कि साकिब चदर ने उन्हें और घर वालों को धमकियां देना शुरू की, जिसके ऊपर वो सोशल मीडिया पर आई। उन्होंने चंद एक इंटरव्यूज़ में बात की और फिर उन्होंने केस का मुतालबा किया, FIR कटी और अब जो है चदर साहब को टेम्परेरी बेल मिल गई है। इस वक्त जो नए इंकशाफात किए जा रहे हैं, केस की क्या सूरत हाल है, खुर्रम मलिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर मौजूद है, डिटेल्स उनसे हासिल कर लेते हैं। खुर्रम, गुड मॉर्निंग। ज़रा बताइएगा कि केस अब किस लेवल पर मौजूद है, नए इंकशाफात किए जा रहे हैं, मोमिना की इस बीच शादी भी हुई है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी सादिया, गुड मॉर्निंग। और यकीनन बड़ा बड़ा अहम केस है ये। और जिस तरह मोमिना इकबाल के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, पहले साकिब खान चद्दर की जानिब से जो है वो इल्जामात आयद किए जा रहे थे, उसके बाद जो मोमिना है उनकी जानिब से जो है वो इल्जामात आयद किए जा रहे थे, फिर एक दरख्वास्त दी जाती है NCCIA और NCCIA की जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो साकिब खान चद्दर है उनको जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन साकिब खान चद्दर की जानिब से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से बेल जो है वो अबूरी जमानत हासिल की गई है, जिसके बाद जो साकिब खान चद्दर है उनकी जानिब से जो रिमशा इकबाल है, जो मोमिना इकबाल की बहन है, जी। उनके ऊपर बड़ा संगीन इल्जाम जो है वो आयद किए गए हैं। और उनकी जानिब से एक थाना बवाना में दरख्वास्त भी दायर की गई है। और उसका जो मतन है, अगर मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बताऊं, उसका जी। मतन ये है कि उसमें ये मतन अपनाया गया है कि जो रिमशा इकबाल है उन्होंने बाहर जाने की गर्ज से 80 लाख रुपया साकिब खान चद्दर से जो है वो उधार लिए थे, अमानत में खयानत की है। उन्होंने जो है वो वापस नहीं कर रही, टाल मटोल से काम ले रही है, जिनमें उन्होंने जो 7 स्टेटमेंट लफ की है, 39 लाख की स्टेटमेंट जो है वो 7 लफ की है, जबकि 2 विटनेस जो है वो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में नॉमिनेट किए, जो उनके साकिब खान चद्दर और मोमिना इकबाल के मुश्तरका जानने वाले हैं। उनको जो है वो बीच में एज अ अमानतन जो है उनके सामने रकम दी है, वो साथ शामिल किया है। यकीनन पुलिस की जानिब से जो है रिमशा इकबाल को एक मैसेज भिजवाया गया है कि आप थाने के रूबरू और IO के रूबरू जो है वो पेश हों और तमाम जो इसके हकाइक है उस पर जो है वो रोशनी डालें और अपने बयानात जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। दूसरी जानिब जो साकिब खान चद्दर है उनकी जानिब से NCCIA को जो बयान जमा करवाया गया है, उसमें बहुत से इंकशाफात जो है वो सामने आया है, क्योंकि पहले वन साइडेड स्टोरी जो है वो देखी ठीक। जा रही थी और मोमिना इकबाल की तरफ देखा जा रहा था। फिर लिखी MP साकिब खान एक चद्दर जो है, ऑनगोइंग स्टोरी डेवलपमेंट इसमें रोज ही सामने आ रही है। खुर्रम, इस पर आपसे फिर आगे चलकर भी बात करते रहेंगे, प्रोग्राम में की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। फिलवक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, वफाकी बजट की आमद है और हर सेक्टर से ही आवाज़ें आ रही हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या रिलीफ लेकर आ रही है। ऐसे में वफाकी बजट से कल जो बरामदी और सनती शोबे ने हुकूमत से फाइनल टैक्स रजीम, यानी जिसे हम FTR के नाम से भी जानते हैं, बहाल करने का मुतालबा किया है। साथ ही साथ कारोबारी तंजीमों और सनतकारों का ये भी कहना है कि FTR की बहाली से बरामदात में भी इजाफा होगा और जो पाकिस्तानी मसनूआत है आलमी मंडी में ज़्यादा मुसाबकती बन सकेंगी। अच्छा, इस हवाले से जो FTR है उसका फ़ायदा ये होगा कि सरमाएकारी के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम की बहाली का भी मुतालबा किया है, टैक्स रिफंड की फौरी अदायगी और सुपर टैक्स के खात्मे और कॉरपोरेट टैक्स में कमी का भी मुतालबा किया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ रेहान हनीफ साहब मौजूद हैं। आप सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, सुबह बखैर। यकीनी तौर पर हर सेक्टर से ही हम देख रहे हैं कि अपने अपने मुतालबात सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हम ये बात करते हैं सुपर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स का खात्मा, ये मुतालबा ऐसा था जो पिछली दफ़ा भी सामने रखा गया था, हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि शायद उसमें कुछ रिलीफ होगा। क्या बातचीत हुई है इस मामले पर? देखिए, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जो सुपर टैक्स है ना, उसको मैं टैक्स नहीं समझता। ओके। वो जुर्माना है कि आपने ज्यादा काम किया, अब आप जुर्माना दें। वो कहते थे ना कि जिसने सबक याद किया उसी को छुट्टी ना मिली। भाई, जिसने ज्यादा काम किया है, जिसने ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसको तो आप इनाम दें। आपने उल्टा उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। तो दूसरी बात ये है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी गोशोगुजार की मैंने, कि देखें, अगर इस सुपर टैक्स से आपको फायदा हो रहा है तो ठीक है, लगा रहने दें, लेकिन इस सुपर टैक्स से जितना पैसा आपने वसूला है, जितनी आमदनी की है, उससे 10 गुना ज्यादा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया। लोग अपना कारोबार समेट के यहाँ से चले गए। सारी बात है, हर इंसान वहां जाता है जहां टैक्स कम होता है।
कोई खुशी से उस जगह पे नहीं जाता जहां पर टैक्स की शरह ज्यादा हो। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आपने 20 अरब रुपए वसूले हैं और उसकी 20 अरब की वजह से 200 अरब मुल्क से चला गया, तो फिर ये तो टैक्स आपके लिए नुकसानदेह हो गया ना, ये आमदनी तो आपके लिए नुकसानदेह हो गई। तो ये मैंने उनके गोशे गुजार किया है कि इसको खत्म करें, ताकि देखें देखें ये जो इन्वेस्टर होता है ना, ये बर्ड्स की तरह होता है, चिड़ियों की तरह होता है। राइट। दाना डाले एक एक करके आता है, लेकिन जब आप एक फायर करते हैं ना तो सारी एक साथ उड़ जाती हैं। सही। तो ये इन्वेस्टर जो है ना, एक दफा उड़ जाए और फिर उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। लेकिन जब किसी भी गलत पॉलिसी की वजह से वो उड़ के एकदम चले जाते हैं, वो एक दफा इस मुल्क से कूच कर जाएं, तो फिर उनको वापस लाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा रिहान हनीफ साहब, ये बताइएगा कि हम लोगों ने हर साल हम देखते हैं, कवर करते हैं इस चीज़ को कि KCCI की तरफ से तजावीज़ दी गई हैं, फिर ये होता है कि तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हमारे मुतालबात नहीं सुने जा रहे। तो आपको क्या तवक्कुआत हैं बजट के हवाले से कि आपकी जो तजावीज़ हैं क्या वो मानी जाएंगी, सुनी जाएंगी, आपके जो मुतालबात हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुशावरत तो होती है, लेकिन वो उस पर माना जाए ना माना जाए। लेकिन इस दफा जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफा मैं टैक्स बनाने वालों के साथ जो डिजी टैक्स पॉलिसी है, क्योंकि देखिए इस दफा फर्क ये है कि FBR टैक्स बजट नहीं बना रहा, सही। इस दफा बजट बना रहे हैं डीजी टैक्स पॉलिसी। तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और डीजी टैक्स पॉलिसी के साथ मैं जनवरी से एंगेज हूँ। तो 6 महीने से मैं उनके साथ ये बजट तजावीज़ देने के बाद एक एक चीज़ पे हमारी डिस्कशन हो रही है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। तो मुझे लगता है जितनी ज़्यादा मेरी इनसे डिस्कशन हुई है, 4-5 दफ़ा 2-3 दफ़ा वो भी आए हैं, और कम से कम 3 दफ़ा मैं इस्लामाबाद गया हूँ, सिर्फ ये के लिए। तो मुझे लगता है जितनी ज़्यादा हमारी गुफ्तगू हुई है, उसमें गवर्नमेंट सीरियस है कि इस दफ़ा वो ताजिरों से मिलके हमारी बात सुन के फिर बजट बनाए। और दिस इज व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर सेड इन जनवरी कि मैं आपके साथ मिलके बजट बनाना चाहता हूं, मैं खुद से नहीं बनाना चाहता। तो देखिए, ये तो अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि कहां तक मामलात हुए। राइट। चले, ये अच्छी बात है कि आपके साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है, मिल बैठ कर किसी करवट तो ये ऊन बैठेगा और हो सकता है उसमें आपके भी फ़वाइद सामने आ जाएं आपके लिए। ये बताइएगा कि जो तजावीज़ रखी गई हैं, लेट्स से अगर सुपर टैक्स की बात की जाती है, तो क्या सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है? साथ ही में जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इसको अगर कम करना है तो फिर कितना कम करना है, और FTR के हवाले से भी क्या मुतालबा रखा है, ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, FTR का जहां तक ताल्लुक है, ये बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, बोथ फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स 1% दे रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर के सामने किसी ने तजवीज़ दी कि इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वापस बहाल कर लें। अच्छा, इम्पोर्टर तो 5% दे रहा है। उस 5% इनकम टैक्स लेने के बाद, यानी कि अगर किसी ने 1 करोड़ का माल मंगाया है, वो उसमें कितना कमा लेगा? 10 लाख, 15 लाख। उस पे आपने 5 लाख इनकम टैक्स ले लिया है। फिर किस बात का नोटिस उसको देना है? सब कुछ तो ले लिया उससे। तो ये इन नोटिस से सिवाय करप्शन के रास्ते खुलते हैं, एक ज़हनी मेंटल टॉर्चर होता है। तो ये हमने कहा है FTR जो रिजीम है, ये बोथ फॉर इम्पोर्टर्स एंड बोथ फॉर एंड एक्सपोर्टर्स, दोनों के लिए बहाल होनी चाहिए। जहां तक आपको कॉर्पोरेट टैक्स की बात है, देखिए सुपर टैक्स तो हमने कहा है कि इसको तो वापस लें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो रहा है। अगर आपका फायदा हो रहा है तो चले ले लें, लेकिन इससे तो बहुत नुकसान हुआ है। और जहां तक दूसरे स्लैब्स की बात है, देखें टैक्सेस की शरह हमारी ज्यादा है। इवन के जो तनख्वाहदार लोग हैं, वो हमारे डोमेन में नहीं आते, चेंबर बिजनेस की बात कर रहा होता है। लेकिन उस पर भी मैंने एक मीटिंग में बात की आज से 2 महीने पहले कि भाई ये तनख्वाहदार लोगों पे, जो सैलरीड क्लास है, उस पे इतना आपने टैक्स रखा हुआ है, ये भी ज्यादती है, इसको कम करें। अच्छा, उसका भी नुकसान नहीं होगा इनको। अगर कोई सैलरीड पर्सन 20,000 रुपए इनकम टैक्स दे रहा है, उसको अगर आप 15,000 कर देंगे, वो 5,000 कहाँ ले जाएगा? जो बचेंगे उसको, वो 5,000 वो मार्केट में ही आएगा। कभी वो शायद फैमिली के साथ रेस्टोरेंट चला जाए या कोई चीज खरीद ले, तो वो 5,000 पे भी तो जो खरीदारी करेगा या रेस्टोरेंट जाएगा, उस पे भी तो आपको टैक्स मिलेगा, उस प्रोडक्ट पे भी तो आप कमा रहे होंगे। तो ये पैसा मार्केट में ही आएगा, इससे कोई गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा। तो सैलरीड पे भी हमने कहा है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ है और उसको कम किया जाए। अच्छा रिहान हनीफ साहब, ये बताइएगा कि अगर सनतकारों को कोई रिलीफ मिल जाता है तो अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा?
देखिए, अवाम का तो मैंने सैलरीड क्लास की बात की है, ये तो जी। ज्यादातर अवाम में ही आते हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं कर रहा हूँ, हम्म, इस जितनी भी बजट प्रपोजल हमने दी है ना, हम्म, उसमें दो चीजों पे फोकस है। हम्म, एक, एक्सपोर्ट बढ़े कैसे, और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसका टारगेट कैसे पूरा हो। हम्म, अब ये पहले से भी ज्यादा टारगेट रख रहे हैं, लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। ये टारगेट पूरा हो सकता है बगैर आप अवाम पे, गरीब अवाम पे बोझ डाले, या बगैर जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर, उनको मजीद उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाले। आप इसके देखिए, एक तो बेस ब्रॉड होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने तजावीज दी हैं उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसमें जो बड़ी चोरियां हो रही हैं इस मुल्क में, सैकड़ों अरब रुपए की, और ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है बात, ये लास्ट मंडे को। कि ये जब ये चोरियां आप 600 800 अरब रुपए की जो इस मुल्क में हो रही हैं, इस पे अगर आप काबू पा लेंगे, इसकी लीकेज बंद कर देंगे, फिर हमें गरीब आवाम पे लेवी लगाकर पेट्रोल से पैसे वसूल करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम टैक्सों से ही जी। वसूल कर लेंगे। अच्छा, रेहान साहब, आसान जो स्कीम रखी गई है फिक्स टैक्स की, किस तरह से इसको देखते हैं छोटे ताजरों के लिए? कुछ ताजरान तो इस पर खुश भी नज़र आ रहे हैं। अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये किस तरह से देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को? देखिए, मेरी नजर में ये एक अच्छी स्कीम है। ओके। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप देखें, जितनी ये तो 30 या 40 लाख दुकानें कह रहे हैं, इससे ज्यादा है। जब आप जाते हैं किसी भी मार्केट में, छोटी छोटी मार्केट्स में, वहां चंद लोग होते हैं जो टैक्स में रजिस्टर होते हैं, बाकी ज्यादातर होते ही नहीं है, क्योंकि ये कल्चर ही नहीं आया हमारे यहाँ। कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ, किसी ना किसी तरह एवेजन का सोच आई कि भाई किसी तरीके से निकल जाए टैक्स के शिकंजे में। अब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोग, शिकंजे में ना फंसे। ये शिकंजा नहीं है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, आप थोड़ा दें, कम दें, ज्यादा दें, लेकिन आपको टैक्स नेट में जरूर होना चाहिए। तो ये स्कीम मेरी नज़र में एक अच्छी स्कीम है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो इसका एक फॉर्म है, जो फॉर्म एक पेज का फॉर्म है। देखिए, जब 4 4 6 6 पेज के फॉर्म हो, उसमें बड़ी गाढ़ी किस्म की अंग्रेजी लिखी हुई हो, हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस तरह फॉर्म भरे। फिर वो वकीलों के पास जाएगा, 25 50 हजार वकील देगा, फिर वकील उसको कोई रास्ता सिखाएगा, तो वो फिर रिश्वत भी होती है, सब कुछ होता है। ये फॉर्म आसान है, एक पेज का है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, पश्तो में भी है, कई जबानों में है। एक पेज का बड़ा आसान फॉर्म है बिल्कुल। वो आप भरे और अपना जो भी है अपना टैक्स अदा करें। आपको ना वकील लेने की जरूरत है, ना आपको धक्के खाने की जरूरत है, एक पेज का फॉर्म भरे। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम अच्छी बनाई है इन्होंने। अब अवाम का फर्ज है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। अच्छा रिहान हनीफ साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास, ये बताइएगा कि आपकी जो तवक्कुआत हैं, आपको लगता है कि पूरी होंगी बजट के हवाले से जो तजावीज़ आपने दी? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन कर लिया आपने। देखिए, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि सारी बातें पूरी होंगी। हाँ। ऑनेस्टली, हम IMF प्रोग्राम में हैं, एग्री तो ये सब करते हैं। कोई चीज को, मेरी किसी चीज को ना वजीर आजम साहब ने या वजीर खजाना साहब ने कभी नहीं कहा यार ये आप बात गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर इन अ प्रोग्राम, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जो IMF उस पर एग्री नहीं करता, तो वहाँ गवर्नमेंट के हाथ बन जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि शायद सारी चीजें पूरी ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ एक दो चीजें अच्छी हो जाएंगी इस बजट में। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया रेहान हनीफ साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। हम उम्मीद करते हैं से सरमायाकार सनतकार भी उतना ही फ़ायदा उठा सके, उसको भी रिलीफ मिल सके और इसका फ़ायदा हुकूमत भी हासिल कर सके। इसी थॉट के साथ ले रहे हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और अब वक्त आ गया है कि हम बात करें कोयटा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये में अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि खातून डॉक्टर जिन्हें आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया था, उनकी सर्जरी होनी है। एट द सेम टाइम अगर हम कोयटा की बात करते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स की जानिब से, यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है ये भी जानेंगे, और हमारी कराची की कॉरेस्पॉन्डेंट से ये भी जानेंगे कि इस वक्त अस्पताल ने क्या फ़ैसला लिया है डॉक्टर साहिबा की सेहत के हवाले से, कब तक तमाम तर इंतजामात कर लिए जाएंगे, क्योंकि इनिशियली उनकी सर्जरी के हवाले से बताया जा रहा था। तो मरियम हसन से बात कर लेते हैं। जी मरियम हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि सर्जरी कब होगी और अभी क्या प्रोसेस है, और इसके साथ साथ उनकी तबीयत कैसी है?
देखिए बिल्कुल उनकी जो कंडीशन है वो इस वक्त काफी हद तक बेहतर है। वो मुकम्मल कॉन्शियस हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स से गाहे बगाहे गुफ्तगू भी कर रही हैं। याद रहे कि उनके जो बर्न्स आए हैं, सिवियर या डीप बर्न्स जिनको हम कहते हैं, वो उनकी नाक, आंखों के गिर्द और होंठों पर आए हैं। होंठों की इतवार के रोज जो है वो ग्राफ्टिंग और फिलिंग जो है वो की गई है। ताहम उनकी जो मेजर सर्जरी है एक वो आज की जाएगी, जबकि मरहलावार मुख्तलिफ किस्म की ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरीज जो है वो पूरे महीने जो है उनकी जारी रहेंगी। अस्पताल जराये के मुताबिक हमें बताया गया है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है वो ये अस्पताल में जेर इलाज रहेंगी और इसी दौरान मरहलावार मुख्तलिफ सर्जरीज जो है उनकी की जाएगी, जिसके बाद वो इस काबिल हो जाएंगी कि उनको वापस उनके शहर भेजा जा सके। हम इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि उनकी हालत जो है काफी हद तक बेहतर है। गुफ्तगू वो कर रही हैं अपने फैमिली मेंबर से। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट से उनको निकाल कर एक प्राइवेट रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इतवार के रोज ग्राफ्टिंग की गई है, उनके लिप्स की और फिलिंग की गई है। ताहम आज भी एक अहम सर्जरी जो है प्लास्टिक सर्जरी जो है वो उनकी होगी और ये सर्जरीज का सिलसिला जो है वो मरहलावार जारी रहेगा। उनकी फैमिली मेंबर से जब हमारी बात हुई आज तो उनका ये कहना था कि उनके कॉन्फिडेंस और उनका मोराल जो है वो काफी ज्यादा हाई है और उनकी फैमिली जो है इस मुश्किल वक्त में उनके साथ बिल्कुल पिलर की तरह जो है वो खड़ी हुई है और यही वजह है कि उन्हें इस सदमे से लड़ने में भी जो है वो आसानी मिल रही है। अस्पताल में जो है वो मुकम्मल तरीके से इनका इलाज और मुआवजा जो है वो जारी है। याद रहे कि अफसोसनाक वाकया जब पेश आया था उसके फौरी बाद जो है इनको निजी अस्पताल कराची के जो है वो मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद आंखों के डॉक्टर समेत मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया था। आंखों में उनकी राइट आई में इस वक्त जो है हल्का सा विजन उनका ब्लर है, ताहम उनकी बीनाई जो है मुकम्मल तौर पर महफूज है। डॉक्टर्स के मुताबिक इनिशियली मरियम यही कहा जा रहा था कि उनकी आई भी शायद अफेक्ट हुई है, राइट, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बताया जा रहा है कि विजन ब्लर है जिसको बाद में बेहतर किया जा सकता है आफ्टर द सर्जरीज। रशीद बलोच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रशीद, इनिशियली जब ये वाकया पेश आया था डॉक्टर्स के कई तहफ़्फ़ुज़ात थे, ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के बारे में बल्कि जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर जिस तरह से मामलात को चलाया जाता है, ख़ातीन डॉक्टर्स के ख़ास करके ज़्यादा मुतालिबात हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त हड़ताल की? देखिए, एक तो ये है कि सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पे लेडी डॉक्टर ड्यूटी कर रही थी, इसी हॉस्पिटल के अंदर एक शोबा है, बर्न का जो वार्ड है वो मौजूद है और उसका जो बजट है सालाना उसको काफ़ी सारा बजट दिया जाता है ताकि इस तरह का कोई इमरजेंसी केस सामने आए तो फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि जिस हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर खुद ड्यूटी कर रही है उसको भी सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो सहूलत या वो इलाज मुआवजे की जो सहूलियत है वो मौसर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उन्हें क्वेटा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। इस पर भी यहाँ के जो क्वेटा के शहरी है, पाकिस्तान के जो शहरी है, वो जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको क्वेश्चन मार्क कर रही है कि आप इतना बड़ा बजट दे रहे हैं एक खास एक सेक्शन के लिए, बर्न सेक्शन के लिए, उसके बावजूद अपने किसी उसी डिपार्टमेंट का एक डॉक्टर है उसका आप इलाज नहीं कर सके। और इसके बाद आपने देखा कि जो लेडी डॉक्टर है उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट के खर्चे पे कराची के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उस पर भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता है, एक आम बंदा जो अफोर्ड नहीं करता हो, तो फिर वो तो उसकी जो जिंदगी है वो तो रिस्क पर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी चीज को देखें, आज यंग डॉक्टर ने भी एक हड़ताल कॉल की है जिसके लिए वाकया हुआ लेडी डॉक्टर का। उसके बाद यंग डॉक्टर है उन्होंने एक हड़ताल की कॉल दी। और जो जराये हैं उनके मुताबिक, जो गवर्नमेंट के जराये हैं, तो कानून से जब हमने बात की कि जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं उनके मुतालिबात, वो तो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल में सहूलियात मौजूद नहीं है और हमें सिक्योरिटी मैसर नहीं है, तो वो हड़ताल पर है। लेकिन एक इंतहाई ऑफिशियल बंदे ने अच्छा रशीद बलोच, ये बताइएगा कि ये मसला कोई आज 1-2 दिन का तो है नहीं कि भाई बजट है और ख़र्च नहीं हो रहा, बजट नहीं है, अस्पतालों में मसाइल हैं, बलूचिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, तो ये तो पहले भी होगा। तो यंग डॉक्टर्स को पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस तरह का कोई एहतजाज करने का? मतलब वाकया होता है तो उसके बाद क्यों एहतजाज होते हैं इस तरह के? देखें इसी पे मैं आ रहा था, जरा थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। गुज़िश्ता
तकरीबन 3 हुकूमतों के टेन्योर में यंग डॉक्टर ने हमेशा हड़ताल की है। और एक बार तो एक हुकूमत में तो ऐसा भी हुआ था, ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यंग डॉक्टर्स ने 2.5 साल मुसलसल हड़ताल, 2.5 साल ओपीडी बंद रखी, कभी इमरजेंसी बंद रखा गया, कभी वो। लेकिन बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उन्होंने एक जजमेंट दी यंग डॉक्टर्स को, कहा कि आप हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते, आपकी जो ड्यूटी है, जो फराइज है, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप हॉस्पिटल बंद करें लोगों के लिए, और बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद यंग डॉक्टर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। अब ये हालिया जो वाकया हुआ, अब जो यंग डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये उसी वाकया की आड़ में जो उनके अपने मुतालिबात हैं, उनको जो हुकूमत से उनके मुतालिबात है कि सेफ्टी को तब्दील किया जाए वगैरह, घरूनी खाना वो कहते अपने मुतालिबात पर, बगैर वो कहते हैं कि जी हमें सेफ होती है। ऑल राइट रशीद, ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मरियम से भी जान लेते हैं कि अब कितना मज़ीद वक्त दरकार है, डॉक्टर्स क्या कोई टाइमलाइन फराहम इस वक्त कर सकते हैं डॉक्टर साहिबा के लिए? बताइएगा मरियम, क्या बताया जा रहा है? आपने कहा कि स्किन क्राफ्टिंग है, उसके बाद और क्या प्रोसेस होगा? डॉक्टर्स कोई टाइमलाइन दे रहे हैं कि इतना वक्त लग सकता है रिकवरी के लिए डॉक्टर साहिबा को? देखिए, बिल्कुल टाइमलाइन दी गई है और तकरीबन 1 से 1.5 माह का वक्त जो है वो अस्पताल में गुजारेंगी, कराची के निजी अस्पताल में, जहाँ पर मरहला वार उनकी मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज जो हैं वो की जाएंगी। याद रहे कि जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, चाहे उसमें ग्राफ्टिंग हो या फिलिंग हो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग की जाती है, स्पेशली डीप वन जो वोन्स होते हैं उसमें। तो इब्तदाई जिस दिन वो कराची पहुंची थी, उसके अगले रोज ही, इतवार के रोज ही, उनके जो लिप्स हैं उनकी जो है वो फिलिंग की गई थी। ताहम आज जो है उसी जगह की जो है वो मजीद ग्राफ्टिंग जो है वो की जाएगी, जिसके बाद कुछ दिन का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद फिर से जो है जो उनका मुतासरा हिस्सा है चेहरे का, वहां पर जो है मुख्तलिफ सर्जरीज जो है वो की जाएंगी। डॉक्टर्स के मुताबिक तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है इन तमाम सर्जरीज में जो है वो दरकार है, जिसके बाद जो है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगी। और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 13% बर्न है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो डीप 1.5 मंथ क्रूशल होगा डॉक्टर साहिबा और उनकी फैमिली के लिए। हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। वी रियली होप वो जल्दी रिकवर करें। बहुत शुक्रिया मरियम, इस पर आप हमें अपडेट करती रहे, आप भी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जहाँ पर ख़वातीन के ऊपर जुल्म और जबर किया जाता है होते हैं। वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है। वेलकम बैक अगेन। आमतौर पर बुखार अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो फुटबॉल का हो और फिर ऐसे में जब फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा हो तो ये बुखार बहुतों को बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया भर की तरह कराची में भी फुटबॉल का बुखार चढ़ने लगा है और फुटबॉल के गढ़ लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों के झंडे आवीज़ा कर रहे हैं। अच्छा, और दीवारों पर वर्ल्ड कप के रंग बिखेरे जा रहे हैं, जबकि बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के लिए तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और ये बड़ी बात है, मतलब बड़ी स्क्रीन पे लोगों को मैच दिखाया जाएगा, मतलब बहुत क्रेज है लियारी में फुटबॉल। एब्सोल्युटली, और हर साल होता है। और वहाँ की कुछ 2 फेवरेट टीम्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब एक्चुअली वो हैं या नहीं जो मेरे जहन में है वो तो हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साद गुज्जर जो वहाँ पर मौजूद है। साद, हर साल फिनोमिनल तैयारियां होती हैं वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप इवेंट्स के लिए, और 4 साल बाद वर्ल्ड कप इवेंट के लिए। तो क्या सूरत हाल है इस बार? मैं कराची के इलाके मलिर सिद्दीक गोड में मौजूद हूँ। फीफा वर्ल्ड कप से कबल हम देख रहे हैं कि जी फीफा का जो वर्ल्ड कप है, जो जश्न है, वो कराची के इलाकों में मनाया जा रहा है। कराची की टीम तो वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ का जो कैसे फुटबॉल की जो मोहब्बत हम देख रहे हैं वो कितनी ज़्यादा है। छोटे बच्चे हों, नौजवान हो या बुजुर्ग हों, पूरा मोहल्ला सजा दिया गया है। और यहाँ पर गली गली के ऊपर हमें स्केचेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत पिक्चर्स हैं। कोई बच्चा शर्ट खरीद रहा है, किसी के हाथ में झंडा है, और हर कोई एक अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट भी कर रहा है, उसके लिए जो है नेक तमन्नाएं भी रख रहा है। किसको सपोर्ट कर रहे हो? पुर्तगाल को। मेरा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है। आप किसको सपोर्ट कर रही हो? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ब्राजील। ब्राजील को। किसकी वजह से? वर्ल्ड कप। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? पुर्तगाल। पुर्तगाल किसकी वजह से? रोनाल्डो। रोनाल्डो की वजह से। ये है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। इस वक्त पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप के चर्चे हैं, लेकिन फीफा खुद कहाँ पर है? फीफा है कराची के बच्चों के दिल में। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल एक ऐसा गेम है
जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यही वजह है कि कराची में भी जो फुटबॉल के चाहने वाले हैं उनका क्रेज़ आप देख सकते हैं। पूरा दिन रात मेहनत करके कई महीनों की मेहनत के बाद यहाँ पर पोस्टर्स बनाए गए, यहाँ पर टी शर्ट खरीदी गई। अब जाकर फीफा वर्ल्ड कप पे चंद दिन बाकी हैं और यहाँ पर आप जश्न देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान की टीम होती तो ये बच्चे कैसा जश्न मनाते आप सोच सकते हैं। के साथ गुजरिया बच्चे पुरजोश हैं एंड एज आई वाज एक्सपेक्टिंग अर्जेंटीना हो गया और ख़ास करके ब्राज़ील हो गया, पोर्चुगल हो गया, इसके फैंस ही हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। खुदा करे कि हमारी टीम भी दुनिया भर में मौका मिले, खास करके वर्ल्ड कप में इवेंट में हमारी फुटबॉल की टीम हो और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात आ रही है तो मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक ऐसे इवेंट में जाकर, एक ऐसे स्टेज पर जाकर जहां पर आम तौर पर पाकिस्तान की मिसाल हमें बनती हुई नहीं नज़र आती। मैं बात कर रही हूँ ओपरा सिंगर सायरा पीटर की। एक बड़ा एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया है। कराची गर्ल के नाम से मारूफ सायरा पीटर ने दुनिया के मारूफ स्टेज पर कॉन्सर्ट रॉयल एल्बर्ट हॉल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और सायरा पीटर इस तारीखी मकाम पर 500 से ज़ायद मौसीकारों और 400 रुकनी क्वायर के साथ परफॉर्म करने वाली पहली सूफी ओपेरा गुलकारा के तौर पर मुतारिफ कराई गई। सायरा पीटर आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस उनके लिए था और उस स्टेज पर जाना और ख़ास करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस था। सायरा, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड ऐसी ही स्माइल करती रहें आप। ये बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वी हर्ड यू सिंग ब्यूटीफुली और वो इवेंट भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके जो तारुफ़ करवाने का। मैं तो इसलिए यहाँ पे तो सुबह के 7 बज रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि जब आप इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं तो जब वो बजता है ना तो आपके कान भी सबसे पहले बजना शुरू हो जाते हैं और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कानों में होती है और उस पर हर कोई अपने सुरों पे अलग अलग खड़ा होता है, गा रहा होता है और फिर जो मैं अपने सुरों पे मैंने खड़ा होना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड किया है इस पूरे प्रोग्राम ने, इस पूरे इवेंट ने। और जिसका मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एज़ अ पाकिस्तानी एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और लोगों ने मेरे ड्रेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है जो कि पाकिस्तानी जो ड्रेस था वो लाहौर से बनकर आया था। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी उन ख़वातीन की जो लाहौर में हमारे सायरा आर्ट्स एकेडमी का हिस्सा हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 1 महीना और हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी, पाकिस्तानी मेरे लिए ड्रेस बनाया था स्पेशली रॉयल एल्बर्ट हॉल के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। राइट सायरा, वी वुड रियली लव कि अगर आप चंद एक लाइन हमारे लिए गुनगुना दें, हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। जी ज़रूर। मैंने जो सॉन्ग उनके साथ गाया था रॉयल एल्बर्ट हॉल में ऑल सोल्स ऑर्केस्ट्रा के साथ, वो मैं आपको सुनाती हूँ। We have been through fire and rain, we have walked the darkest valley, overwhelmed and lost for words, aching for the stolen years. How long, oh Lord? How long, oh Lord? बहुत 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 शुक्रिया सायरा। ऑब्वियसली ये जो सॉन्ग्स हैं ये मसीह गीत हैं। जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर गाते हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये इंटरफेथ हारमनी का एक पैगाम भी जाता है। ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये
ये टिकटेड प्रोग्राम था Okay. और इसमें जो है ये क्लासिकल प्रोग्राम था। इसमें क्लासिकल पीसेस भी थे, इसमें जो थे वो सूफ़ी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी थे। तो ये एक मिक्सचर था इस प्रोग्राम में। और जो ऑल सोल्स ऑर्केस्ट्रा है वो 50 साल से जो है ये बजा रहा है। वो बेसिकली ये सारे क्लासिकली ट्रेंड सिंगर्स हैं जो क्लासिकल ओपेरा भी बजाते हैं, ओपेरा को भी करते हैं। तो ये जो था ये हाउसफुल था सबसे बड़ी बात ये है। और आपको शायद पता ही होगा कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में कैपेसिटी है 5000 लोगों की। और मैं एज अ सूफ़ी सिंगर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हूँ, पाकिस्तान की पहली सूफ़ी ओपेरा, दुनिया की पहली सूफ़ी ओपेरा सिंगर, जो कि मैं हर तरीके के जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं जिसमें भाईचारगी का जिक्र होता है, अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस और खुदा ताला की बंदगी और उसकी प्रेज़। तो वो तो आप इससे किसी भी अच्छा सूरत मौका में आप कर हमारे सकते हैं। हमारे साथ हो नहीं सकता सायरा। हमें अपने शो की क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो हम आपके एक सूफी सॉन्ग के साथ अगर हम अपने शो का इख्तिताम कर सकें, एंड व्हाइल वी से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स एज वेल। जी ज़रूर। मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम है परचन शाल पवार, मैं वो थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। जी ज़रूर। हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। हो परचन शाल, हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।